वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड लो गैलेक्सी। आज की क्लास में मैं आपको नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट्स कराऊंगा एंड इट इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेज में होंगे एंड इट्स यूजफुल फॉर आरपीएससी, आरएस एंड अदर एग्जाम्स जो कि काफी सारे स्टेट बोर्ड और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराते हैं फॉर दैट। एंड इट्स माय प्रॉमिस टू यू कि हर चीज बहुत सिंपल करके पढ़ाऊंगा। एंड वन मोर थिंग, आपको जो भी चीजें रिक्वायर्ड हो जस्ट मेक मी अ कमेंट, आई विल बी मेकिंग यू अवेलेबल थ्रू ऑफ दैट नोट्स। जो भी नोट्स चाहिए, जो सारी चीजें चाहिए, आई हैव टेलीग्राम चैनल ऑफ दैट, सो प्लीज वॉच द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। तो देखते हैं, हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। देखिए, नेशनल इनकम के मैं आज आपको बेसिक्स कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक्स। राष्ट्रीय आय, देखिए आय, राष्ट्रीय आय नाम से हो रहा है नेशनल इनकम, एक राष्ट्र की आय। ऐसा आप इसको एक तरीके का इन्फर कर सकते हैं, इसका मतलब निकाल सकते हैं, इनकम ऑफ अ नेशन, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, उतना सिंपल नहीं है। इस चीज को कैसे देखेंगे हम? नेशनल इनकम, इनकम कौन सी इनकम को जोड़े, किसकी इनकम को जोड़े, कौन कौन इनकम में पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन नहीं करता। उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखिए, इनकम की अगर हम बात करते हैं, जो एक की इनकम है वो दूसरे के लिए क्या होगा? एक्सपेंडिचर। ये बात बिल्कुल सही है या नहीं है? 100% सही है। मेरी आय है, ये दूसरे के लिए खर्चा है। तो एक तरफ से जो पेमेंट होगा वो दूसरे के लिए इनकम बनाएगा। क्या बात समझ में आई? पेमेंट फॉर समवन विल बी इनकम फॉर सम अदर। लाइक आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, आप पैसा देते हैं वहां पर, आपके लिए खर्चा, वहां के लिए इनकम है या नहीं है? बोलो, बिल्कुल है। सो सिमिलरली ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक का खर्चा दूसरे के लिए इनकम होती है और एक का इनकम दूसरे के लिए खर्चा होती है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करनी है। अब हम देखते हैं नेशनल इनकम होती क्या है। देखिए, नेशनल इनकम पढ़ने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इकोनॉमी में जो इनकम का फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस है। जो इकोनॉमी है उसमें हमेशा आय इधर से उधर आती जाती रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे, इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक राष्ट्र के या जो सामान्य नागरिकों के द्वारा प्राप्त की गई आय एक साल के अंदर अंदर, उसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय आय। अब आप बोलेंगे, आप समझाने की जगह उलझाते जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं उलझा रहा, मैं एक एक चीज को भी और क्लियर करता हूं। देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग होते हैं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री से जुड़ा होता है, जो पैसा कमाकर वहीं लाएंगे। एक चिड़िया की बात करते हैं, चिड़िया कहीं भी उड़े लेकिन वो दाना अपने घोंसले में ही लेकर आती है, लाती है नहीं। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस नीड से जुड़ा हुआ है, उस घोंसले से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली एक आदमी चाहे कहीं भी कमाए, आपको ये मालूम होगा कि वो पैसा लेके कहां जाएगा, उसका इंटरेस्ट कहां जुड़ा हुआ है, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सपोज एक आदमी है, नेपाल जाता है डेली सुबह और शाम को, आपको मालूम है इंडिया और नेपाल में आने जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं। अभी हालांकि थोड़ा बहुत तो मामला गड़बड़ा रहा है, उस बात को हम ध्यान नहीं देंगे, बट नो वीजा इज रिक्वायर्ड। अब इंडिया से जाता है नेपाल, नेपाल से आता है यहाँ कोई चटाई बेचने या कोई भी और सामान बेचने। अब वो शाम को वापस लौट जाता है। उसका क्यों वापस लौट रहा है? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां से जुड़ा हुआ है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा। तो सामान्य नागरिक कौन है? जिसका आर्थिक
उसका इंटरेस्ट जिस कंट्री से जुड़ा हो उसे उसका नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया में रहने वाले लोग हैं, अगर वो इंडिया के साथ अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट जोड़ के देखते हैं, जैसे कि इंडियन एम्बेसी, इंडिया में बाहर की, दिल्ली की जो आधी से ज्यादा जमीन है वो बाहर की एम्बेसीज वालों के पास है, क्योंकि वहां पर हर एक कंट्री की एम्बेसी है। अब दुबई एम्बेसी है, सपोज वहां पर काम करता है इंडियन कोई, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट है। अब वो दुबई एम्बेसी में दुबई का कोई आदमी काम कर रहा है, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि उसकी इनकम हमारी कंट्री में नहीं जुड़ेगी, उसकी इनकम दुबई में जुड़ेगी, क्योंकि वहीं की कंट्री उसके ऊपर पैसा खर्च कर रही है। हाँ, इंडियन एम्बेसी है दुबई में, वहां पर हमारी कंट्री का आदमी काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो हमारी इनकम में जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री से जुड़ा हुआ है। तो ये बात हुई इकोनॉमिक इंटरेस्ट की। दूसरी चीज हम समझेंगे, देखिए इनकम, आप बेसिक सी बात करेंगे तो एक आदमी के लिए जो इनकम है वो दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर है, चीज हम समझ चुके हैं। तो एक बात समझते हैं, देखो इकोनॉमी में दो, अब इनकम कौन सी इनकम होगी, पैसा तो कई तरीके से आता है। अब यहां पर बात समझते हैं हम लोग, देखो इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब वो लोग जो एक इकोनॉमी में रहते हैं, जो एक घर के अंदर रहते हैं। आप बोलेंगे आप भी तो, हम भी तो घर के अंदर रहते हैं, तो हम क्या हाउस होल्ड हुए? बिल्कुल हुए हाउस होल्ड, क्योंकि हाउस होल्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ प्रोड्यूसर, उत्पादन करता, और जो आपके घरेलू उपभोक्ता है। देखिए हाउस होल्ड के पास क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे। क्या होंगे? रिसोर्सेज होंगे, संसाधन होंगे। और वो संसाधन किसके लिए जरूरी है? उत्पादन के लिए। द रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, विदाउट रिसोर्सेज प्रोडक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल। ये चीज आपको मालूम होगी कि मुझे आटा बनाना है तो मुझे गेहूं चाहिए, मुझे अगर सपोज ब्रेड बनाना है तो मुझे आटा चाहिए, मुझे बिल्डिंग बनानी है तो पत्थर चाहिए, लेबर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए या नहीं चाहिए। बिजनेस लगाना है तो जोखिम लेने वाला कोई चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, जिसे आप इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो देखिए ये रिसोर्सेज क्या होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? अब ये पैसा जाता है, ये चीजें जाती हैं प्रोड्यूसर के पास। अब प्रोड्यूसर के पास फ्री में तो जाएंगी नहीं भैया, फ्री में जाएंगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएंगी। तो प्रोड्यूसर बदले में इनके क्या करेगा, या तो देखो पेमेंट कर देगा, या तो पेमेंट कर देगा। अब लैंड के लिए क्या आएगा, रेंट आएगा। लेबर के लिए क्या आएगी, वेजेस आएंगी। जमीन को क्या मिलेगा, किराया। लेबर को क्या मिलेगा, सैलरी या उसको मजदूरी। इकोनॉमिक्स में तो वेज का मतलब वही होता है जो नॉर्मल सैलरी का होता है। कैपिटल पे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप जोखिम लेने पे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो देखिए इधर से पेमेंट हो जाएगा। क्लियर? या फिर गुड्स एंड सर्विस मिल जाएंगी। अब हर किसी के पास रिसोर्स नहीं है, तो वो क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। जैसे भैया टूथपेस्ट मैं खरीद के लाता हूं बाजार से, तो मैं खर्चा करता हूं, इससे टूथपेस्ट कंपनी को इनकम होती है, वो अपने रिसोर्सेज जहां से आ रहे हैं उनको पैसा देता या नहीं देता। मैं इलेक्ट्रिसिटी काम में ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रिसिटी वालों को मैं क्या घर से कोयला अवेलेबल करा रहा हूं, क्या घर से मैं उनको टरबाइन अवेलेबल करा रहा हूं, मैं उनको बिल का पेमेंट दे रहा हूं। तो बिल का पेमेंट दे रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, उपभोग कर रहा हूं। वो उपभोग प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, प्रोड्यूसर उसी पैसे से क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। अगर आप बिजली का बिल देना बंद कर दोगे तो बिजली वाले आपका कनेक्शन काट देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इसको हम जो चीज हम बना रहे हैं उस पर लागत तो लग रही है। अब वो लागत किस किस फॉर्म में लगेगी, अगर लैंड है तो उसका किराया लगेगा, लेबर है तो उसको पैसा देना है, कैपिटल है तो उसका इंटरेस्ट लग रहा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप है तो प्रॉफिट भी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें इन फैक्टर्स के लिए इनकम है। किसके लिए इनकम है, लैंड के लिए इंटरेस्ट, लैंड के लिए रेंट इनकम है, लेबर के लिए वेजेस इनकम है, कैपिटल के लिए प्रॉफिट इनकम है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैपिटल के लिए इंटरेस्ट इनकम है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट इनकम है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का एक ऐसा फ्लो जो हमेशा इकोनॉमी में चलता है। इतना ही समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं समझना। अब इसमें दो तरीके का फ्लो होता है, एक तो होता है वास्तविक फ्लो
और दूसरा होता है नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो जहां पर पैसा आ जाता है, यहाँ से एक्सपेंडिचर हो रहा है, यहाँ से पेमेंट हो रहा है, तो दोनों पैसे के फॉर्म में होगा, इसे हम बोलेंगे नॉमिनल फ्लो। और जहां पर पैसा इन्वॉल्व ना हो, जैसे मैं गेहूं पिसवाने गया, तो गेहूं पिसवाने गया, 10 किलो गेहूं लेके गया, उसने 1 किलो गेहूं रख लिया कि भैया हम 10% गेहूं रखते हैं, हम पैसा नहीं लेते, तो ये क्या है, रियल फ्लो। गुड्स एंड सर्विस के बदले में गुड्स एंड सर्विस के थ्रू ही पेमेंट हो रहा है, इधर से आप रॉ मटेरियल दे रहे हैं, उधर से फिनिश गुड्स मिल रहा है, अपना वो पैसे का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसे हम रियल फ्लो बोलेंगे। बाकी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर मैं अब आपको लेकर चल रहा हूं। देखिए अब यहां पर बात समझनी है हमें पैसा किसका गिनना है। नॉर्मल रेजिडेंट क्या अर्न करेंगे, फैक्टर इनकम। कैसी, देखो अब ये इनकम दो तरीके की होती है, इनकम दो तरीके की होती है, आय दो तरीके की होगी, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। इसके एग्जांपल भी मैं अभी लेके चलूंगा, ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। देखिए इसको बोलेंगे हस्तांतरित आय और इसे बोलेंगे साधन आय। साधन मूल्य पर साधन आय, हस्तांतरित आय। अब बात को बहुत आराम से समझना है, इस हाथ ले उस हाथ दे, मतलब कि बदले में कुछ मिल रहा है तो ही बदले में कुछ आ रहा है, उसे हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। उसे क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम, जो बायलैटरल है नेचर में, ऐसी इनकम जो कुछ ना कुछ करके हमने कमाई है, बिना वजह नहीं आई है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने महीने भर काम किया तो मुझे सैलरी मिली, मैंने अपना मकान किराए पे दिया तो मुझे किराया मिला, क्योंकि सामने वाला रह रहा है उसमें। लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे दे दी स्कॉलरशिप, तो मैंने गवर्नमेंट को क्या करके दिया, मुझे कहीं से गिफ्ट मिल गया। पेंशन होती है, पेंशन दो तरीके की होती है, तो होती है ओल्ड एज पेंशन, जो कि गवर्नमेंट ऐसे ही देती है सोशल अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, ताकि वो गरीब आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, वो पैसा तो कमा नहीं पा रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, सरकार की तरफ से कुछ सहायता उपलब्ध करा देते हैं, वी आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस टू दैट पर्सन। तो वो क्या है, वो एक तरीके की ट्रांसफर इनकम है, तो वो ट्रांसफर इनकम होगी। और एक होती है पेंशन, नॉर्मल पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन क्या है, एक आपने पहले से अरेंजमेंट किया एम्प्लॉय के लिए कि भैया जब ये रिटायर हो जाएगा, अभी तो जवान है, अभी तो मैं जवान हूं, बुजुर्ग हो जाएगा तो शरीर इतना काम नहीं करेगा, तो इसको कोई जॉब भी नहीं देगा, तो पहले से ही वो एक अरेंजमेंट करके चलते हैं, जिससे कुछ अमाउंट उसमें से सैलरी में से काटते रहते हैं पेंशन फंड के लिए, और बाद में वो टुकड़ों के फॉर्म में मिल जाता है। तो वो एक फैक्टर इनकम है, क्योंकि पहले ही आप उसकी सर्विस ले चुके हैं। तो हम राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को जोड़ेंगे, तो ट्रांसफर इनकम को बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। ट्रांसफर इनकम जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, या और एग्जांपल लेते हैं इसका, अभी कोरोना वायरस कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, बाहर की गवर्नमेंट ने हमारी मदद कर दी, किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री ने, कि भैया इनको 1 लाख करोड़ डॉलर हम दे देते हैं ताकि ये लोग इससे रिकवर हो सके। अब यहां पर एक चीज बताएं, हमने बदले में कुछ दिया था क्या उनको? नो, इट्स अ काइंड ऑफ करेंट ट्रांसफर, एक ऐसा ट्रांसफर है जो कि बदले में बिना कुछ दिए आ रहा है। अब ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, देना चाहे तो वापस दें, नहीं देना चाहे तो नहीं दें, या जब वहां पे प्रॉब्लम होता है वो उनकी हेल्प कर दें। सो दैट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम को नहीं जोड़ने के पीछे कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए सपोज मेरी इनकम है 10,000 सपोज, अब वो 10,000 में से 1,000 मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिए पैसे बिना किसी वजह के, कि भैया उसको मैंने गिफ्ट दे दिया या कुछ दे दिया। अब ये 10,000 ऑलरेडी मेरे में जुड़ चुके हैं इनकम में, अब 1,000 उसकी इनकम में जोड़ दिए, तो आए तो टोटल 10,000 थे, लेकिन ये 1 कितने गए? 11,000। डबल काउंटिंग की, दोहरी गणना की समस्या को से निपटने के लिए हम कभी भी ट्रांसफर इनकम को नहीं जोड़ते। वो ट्रांसफर इनकम क्या है, आप किसी बैगर को आप भीख देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम का ही तो हिस्सा उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपकी इनकम तो आपकी इनकम में जुड़ चुकी है। अब उस भिखारी की इनकम में अगर आप वापस उसे जोड़ देंगे तो आपने अपनी इनकम में भी उसे जोड़ लिया और भिखारी की इनकम में भी जोड़ लिया। तो ट्रांसफर इनकम को कभी नहीं जोड़ा जाता नेशनल इनकम में। सो अगर दूसरे शब्दों में देखें तो, दूसरे शब्दों में देखेंगे तो हम क्या होगा, दूसरे शब्द बड़े साधारण तरीके से आपको समझा देंगे। देखिए
नेशनल इनकम इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम received from domestic territory as well as from abroad। कि ऐसी इनकम जो कि पहली बात कैसी इनकम है, फैक्टर इनकम है, उसका टोटल कर दो जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी और साथ ही साथ एब्रोड से भी रिसीव हो रही है। एब्रोड से भी कैसे रिसीव हो रही है उस चीज को मैं बता देता हूं कि आपकी बाहर कोई फैक्ट्री लगी हुई है इंडिया, सपोज हमें बोलते हैं स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। क्यों अपनाइए भैया स्वदेशी? क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है वो हमारी कंट्री के काम नहीं आ रहा है, बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ यहाँ पर अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी या पैसा कमाने के लिए अपना प्लांट लगाया है और उस पैसे को अपनी कंट्री में लेके जाएंगे और यहाँ पर वो फोकट में पैसा नहीं ले रहे हैं, वो बदले में सर्विस दे रहे हैं, तो फैक्टर इनकम हुई। अब फैक्टर इनकम कहाँ जा रही है? टू एब्रोड, विदेश में जाने वाली साधन आय। और इसी तरीके से बाहर कोई काम कर रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है तो विदेशों से प्राप्त साधन आए। तो हमारा जो इकोनॉमी में जो आपकी बाउंड्रीज होती हैं, राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, इनका राजनीतिक महत्व हो सकता है लेकिन आर्थिक महत्व नहीं रहता है। देयर इज नो इकोनॉमिक रेलिवेंस ऑफ दीज बाउंड्रीज इन इकोनॉमिक्स बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ ग्लोबल फिनोमिना, एक वैश्विक एक तरीके का ये सैद्धांतिक विषय है जिसमें पूरे विश्व को एक इकोनॉमिक टेरिटरी माना जाता है। तो इसलिए हम विदेशों से भी राष्ट्रीय आय कमाते हैं और अपने यहाँ पर तो हम घरेलू आय कमाते ही कमाते हैं। घर में जो कमा रहे हैं घरेलू आय, बाहर से जो आ रही है वो उसको मिला दे तो वो राष्ट्रीय आय बन जाती है। और धीरे धीरे उस चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारी जो इकाई है उसके ऊपर बारे में हम बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय की आपको परिभाषा मैंने बता दी है, परिभाषा पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कंसेप्ट पे लगाना है। हमारी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो इसकी एक एक टॉपिक को मैं एक एक मेथड को आपको क्लियर करते हुए और एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ बहुत सिंपल तरीके से उसको हम डील करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स, महत्वपूर्ण, जिसको आप महत्वपूर्ण इसको आप टॉपिक्स बोलेंगे या महत्वपूर्ण जो इसमें काम में आने वाले शब्द हैं, या महत्वपूर्ण शब्द बोल लीजिए, टॉपिक्स बोल लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए लेकिन समझ में अच्छे से आना चाहिए। देखिए यहाँ पर नेशनल इनकम होती क्या है उसको मैं आपको सिंबॉलिकली भी समझा दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। देखिए बाजार मूल्य पर, नीचे लिख रहा हूं बाजार मूल्य पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस, भैया मार्केट प्राइस क्यों लगा दिया? ये मार्कर है 15 रुपए का बना, सपोज बाजार में आया तो गवर्नमेंट ने क्या लगाया? इस पे टैक्स लगाया। टैक्स कौन सा लगाएंगे? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट लगेगा भैया। गुड्स पर, पर्सन पर लगता है डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनकम पर लगने वाला टैक्स, वेल्थ पर लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। गुड्स वगैरह पे लगने वाला जीएसटी हो गया अभी तो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर? पहले सेल्स टैक्स, वैट वगैरह लगा करता था, अब सबको रिप्लेस कर लिया है किसने? जीएसटी ने। गब्बर सिंह टैक्स, नोट गब्बर सिंह टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये चीज आपको ध्यान से समझनी है कि देखिए मार्केट में गया तो मार्केट में क्या चीज गई? इनडायरेक्ट टैक्स गया, तो इनडायरेक्ट टैक्स गया। और साथ ही साथ देखिए पहली बात तो हम जीडीपी को समझते हैं, इसका मतलब है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड services produced in an economy during a year की एक अर्थव्यवस्था में जो फाइनल वैल्यू आ रही है, अंतिम मूल्य आ रहा है वस्तु एवं सेवाओं का, उसे हम क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। अब ये सकल घरेलू उत्पाद में क्या क्या जुड़ा हुआ है देखिए, इस चीज को समझते हैं हम। बाजार भाव मूल्य पर है तो फाइनल वैल्यू हो गई इसकी,
ठीक है, फाइनल वैल्यू हो गई तो इसका मतलब बाजार मूल्य पर हो गया। ये चीज आपको समझ में आ रही है पक्के से। अब बाजार मूल्य पे देखिए क्या होगा, सपोज कोई चीज 1000 रुपए की बनी है, उस पर 10 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, तो ये कितना हो गया इसका बाजार मूल्य 1010। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि कोई चीज इतनी महंगी हो जाती है, इतनी कॉस्ट उसकी ज्यादा आ जाती है कि वो बाजार मूल्य से कम होती है कॉस्ट। क्लियर? सॉरी, बाजार मूल्य से ज्यादा हो जाती है कॉस्ट। फॉर एन एग्जांपल, गेहूं बनाने की कॉस्ट आ रही है 1200 और उसका मार्केट प्राइस आ रहा है 1100 रुपए बस। तो बताओ क्यों कोई गेहूं उगाएगा? और ये एक एसेंशियल चीज है, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी दे देती है तो सब्सिडी या अनुदान दे देती है, हिंदी में उसको अनुदान बोलते हैं। तो सब्सिडी से क्या होता है, सब्सिडी से जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं एलपीजी सिलेंडर्स का, आपके पास जितने का आ रहा है उससे तो कॉस्ट लग रही है उसकी। अब वो कॉस्ट का हिस्सा कौन बियर कर रहा है, जो आपके और मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो गैप है उसको कौन झेल रहा है, गवर्नमेंट झेल रही है। तो क्या वो फैक्टर्स के पास जा रहा है, नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है, जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर के पास नहीं जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। देखो बात ध्यान से समझनी है, सब्सिडी जाती है साधन के पास, इनडायरेक्ट टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास। तो अगर बाजार पे कोई चीज लेंगे बाजार मूल्य पर, तो आप देखेंगे तो उसमें क्या जुड़ा होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को दिया उसमें से अगर मैं सब्सिडीज घटा दूं। अब देखिए ये मतलब क्या हुआ कि इधर फिर गवर्नमेंट को ऐसी बेवकूफी करने की जरूरत क्या पड़ गई कि इधर से इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही है, उधर सब्सिडी दे रही है। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। जीडीपी कोई एक चीज से मिलकर बनी हुई नहीं होती है, उसका कॉम्पोजिशन बहुत बड़ा होता है। उसमें एग्रीकल्चर भी आता है, उसमें प्रोड्यूसर सेक्टर भी आता है, उसमें सर्विस सेक्टर भी आता है, उसमें सॉफ्टवेयर सेक्टर भी आता है, सारे सेक्टर आते हैं। तो फार्मर को सपोज सब्सिडी मिल रही है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाले को तो नहीं मिल रही ना, तो सबको मिला के ही तो जीडीपी बनी है। तो सबको मिला के बनी है, तो जितना इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लिया और जितनी सब्सिडी दी उसका डिफरेंस बनता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्या बनेगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देते हैं। तो इससे आपको देखिए, अगर मुझे जीडीपी एमपी से जाना है जीडीपी एफसी पर, तो मुझे एनआईटी घटाना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब, यहां पे बात को पकड़ना आप ध्यान से। देखिए फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत। अब साधन लागत का मतलब क्या है, साधन मूल्य है साधन लागत पर, तो साधनों को जो पैसा मिल रहा है, साधनों को जो पैसा मिल रहा है वही साधन लागत है। अब साधन को क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रही है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, और भी बहुत सारे, जैसे कि एक मिक्स्ड इनकम होती है, मिश्रित आय, वो मिल रही है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को किसको जा रहा है, गवर्नमेंट को। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब साधनों को जो जाने वाला पैसा है वो किसके थ्रू आएगा, फैक्टर कॉस्ट के थ्रू। और फैक्टर कॉस्ट से जैसे ही मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, जैसे आप बाजार मूल्य से साधन लागत पर जाएंगे, तो आपको एनआईटी माइनस करना है। एनआईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्यों माइनस करी, इससे इनडायरेक्ट टैक्स का जो कंपोनेंट है वो घट गया, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट को जा रहा है, लेकिन सब्सिडी साधन को जा रही है, फैक्टर को जा रही है, इसलिए सब्सिडी उसमें से घटाकर हमने इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को कम कर दिया। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, या मुझे मैसेज कीजिएगा। देखिए इसे, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने देख लिया है कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटा देंगे। तो अगर मुझे जीडीपी एमपी से किस पर आना है, जीडीपी एमपी से मुझे आना है जीडीपी एफसी पर, तो मुझे घटा देना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों घटाना है, इसका कारण मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जो चीज साधन के पास नहीं जा रही है उसको कभी जोड़ेंगे नहीं हम नेशनल इनकम में। साधन के पास क्या नहीं जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स जा ही नहीं रहा, लेकिन सब्सिडी जा रही है। वो क्यों जा रही है, वो चीज मैं आपको समझा चुका हूं बहुत अच्छे से। अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए ये बन गया सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें से मैं इसको एनडीपीएफसी बनाना चाहूं तो क्या होगा, ये
देखिए ग्रोस और नेट में किस चीज का फर्क होता है, इसमें फर्क होता है डेप्रिसिएशन का। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज आ गई, मूल्यह्रास। देखो बात समझेंगे ध्यान से, डेप्रिसिएशन होता क्या है, पहले तो इसको समझो आप। आज की डेट में सपोज मैंने कोई मशीनरी खरीदी 1 करोड़ रुपए की और वो लेटेस्ट है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कब तक रहेगी भैया? नहीं बताए, क्या कोई बता सकता है? 5 साल 7 साल, इतनी तो लाइफ होगी। उसके बाद मुझे और नहीं लानी पड़ेगी, मुझे प्रतिस्पर्धा में बना रहना है। इफ यू आई वांट टू रिमेन इन कंपटीशन, तो मुझे नई मशीनरी लानी पड़ेगी। और नई मशीनरी का मतलब क्या होता है? ज्यादा एफिशिएंट बनना। अभी क्यों नहीं चलते कोयले के इंजन इतने ज्यादा? क्यों धीरे धीरे डीजल को भी खत्म करते हुए इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहे हैं? क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है, दे आर मोर एफिशिएंट, वो ज्यादा कार्य कुशलता है उनमें, कम लागत लगती है। कार्य कुशलता बढ़ने का मतलब लागत कम हो जाना, लागत कम हो जाने का मतलब प्रॉफिट बढ़ जाना। क्या तीनों बातें आपको क्लियर है? तीनों बातें क्लियर हैं तो अब इस बात को समझेंगे हम लोग। जैसे हम कोई नई कैपिटल असेट लगाते हैं, जैसे हम कोई पूंजी निवेश करते हैं, तो हम उसके रिप्लेसमेंट के बारे में भी सोच लेते हैं कि कुछ समय बाद हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो हर वर्ष हम उसकी कुछ वैल्यू कम करते जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो हम प्लांट करके चल रहे हैं इसे हम बोलते हैं प्लांट ऑब्सोलिसेंस, कि आने वाले 10 साल में 15 साल में उस मशीन को रिप्लेस कर देंगे, इसलिए हर साल उसकी वैल्यू को कम करते जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उसे हम मूल्यह्रास बोलते हैं, उसे ही हम पूंजी का उपभोग बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। स्थायी संपत्ति या स्थायी पूंजी का उपभोग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वस्तु पूंजीगत जो आपकी असेट है, संपत्ति है, उसको रिप्लेस करने की जो लागत है। अब एक बात आप ध्यान से समझो, एक दो तरीके का ऑब्सोलिसेंस होता है, तो प्लांट और एक अनप्लांट। अनप्लांट का मतलब क्या है? मैं नई मशीन लेकर आया प्लास्टिक बनाने की, गवर्नमेंट ने तुरंत प्लास्टिक बैन कर दिया, तो वो मेरी मशीन गई, तेल के भाव, कचरे के भाव हो जाएगी वो, तो ये तो अनप्लांट है। इसकी तो, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हम तो ये लेकर चलते हैं कि बिजनेस है, चलेगा लंबे समय तक, इकोनॉमी चलेगी लंबे समय तक। अब हर चीज को हमें रिप्लेस करना है, तो उसकी कॉस्ट को हम धीरे धीरे कम करते जाते हैं और उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन अब एक चीज बताएं, क्या ये डेप्रिसिएशन किसी फैक्टर के पास जा रहा है क्या? आंसर आएगा ना, बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये तो सिर्फ एक आप अपनी असेट की वैल्यू को कम कर रहे हैं, अपनी संपत्ति की वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन नेशनल इनकम में भी नहीं जाएगा। नेशनल इनकम में बता चुका हूं, फैक्टर को, साधन को मिलने वाली लागत होगी। तो ग्रोथ से जैसे ही आप नेट पर जाएंगे तो आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन। देखिए आ गया एनडीपीएफसी, तो एनडीपीएफसी को आप बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम। अब ये मुझे बनाना है एनएनपीएफसी, और यही होती है मेरी राष्ट्रीय आय, यही होती है मेरी नेशनल इनकम। अब एनएनपीएफसी डोमेस्टिक इनकम को मुझे बनाना है नेशनल इनकम में, तो मुझे क्या जोड़ना होगा? अब इस बात को समझिए ध्यान से, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। देखिए डोमेस्टिक जो मेरी अपनी टेरिटरी में हो रहा है, नेशनल जो पूरे विश्व से मुझे मिल रहा है। तो देखो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं गुप्ता स्टोर का। गुप्ता स्टोर, अब गुप्ता स्टोर की जरूरी थोड़ी है कि इंडिया में ब्रांच, इंडिया से बाहर भी हो सकती है, और ऐसे बहुत सारे। अब आप एग्जांपल लीजिए मैकडोनल्ड्स का, पिज्जा हट का, डोमिनोज का, क्या ये इंडिया की कंपनी है? बिल्कुल नहीं है, बाहर से आई हुई कंपनी है जो इंडिया में बिजनेस कर रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नाम हिंदुस्तान लगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया की कंपनी है। तो ये अपने प्रॉफिट को कहां ले जाएंगी? बाहर। तो बाहर जा रही है, कैसे कैसे जा रही है? वो आपको यहाँ पर कुछ फैक्टर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कहां जा रहा है? बाहर। तो उससे हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेशों में जाने वाली साधन आय। क्या बात हो गई? विदेशों में जाने वाली साधन आय। अभी गुप्ता स्टोर सपोज अमेरिका में है, यूएसए में है, वहां से प्रॉफिट हो रहा है, या गुप्ता जी की कोई वहां पर बिल्डिंग है जो उन्होंने रेंट पे दे रखी है, वहां से प्रॉफिट मिल रहा है। आप बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स की लंदन वगैरह में, अमेरिका वगैरह में बिल्डिंग्स है जहां से उनको रेंट मिलता है, किराया प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गई? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
विदेशों से प्राप्त होने वाली साधन आय। तो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में किस चीज का फर्क होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का। अब ये कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, कि विदेशों से प्राप्त हुई आय और विदेशों को दी गई आय। अब ये अगर ज्यादा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये अगर ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये अगर जीरो है तो डोमेस्टिक इनकम ही किसके बराबर हो जाएगी? नेशनल इनकम के। देखिए एक बार एक क्वेश्चन आया था कि क्या राष्ट्रीय आय घरेलू आय के बराबर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कब? जब विदेशों से प्राप्त होने वाली आय जीरो हो, या विदेशों या इकोनॉमी क्या हो? बंद हो, क्लोज्ड इकोनॉमी हो। तो इसको बात को समझते हैं हम। तो इसमें अगर मैं जोड़ दूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ये बन जाएगी NNP-FC। तो ये हो गई हमारी राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय को आपको ध्यान में लेकर सबसे पहले बात करनी है कि सिर्फ जो साधनों को होने वाला भुगतान है उसे ही आप जोड़ेंगे। फैक्टर कॉस्ट, एक का खर्चा दूसरे के लिए इनकम है। अब इसकी बेसिक टर्म्स आपने सीखा। सबसे पहले हम देखते GDP-MP, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। सकल घरेलू उत्पाद, सीमाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है, बाजार मूल्य है, उसे हम बोलेंगे GDP-MP। उसमें से जैसे ही मैंने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिया तो ये बन गया GDP-FC। सकल घरेलू उत्पाद साधन मूल्य पर, और साधन मूल्य का मतलब साधनों को जाने वाला पैसा। साधनों को जाने वाला पैसा मतलब जो साधन है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जोखिम लेना और आपकी जमीन और जो भी लेबर है वो काम कर रहे हैं वो, प्लस जो भी पूंजी है, इन सबको जो प्राप्त होने वाली आय है उसे हम क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट को लगाया क्योंकि जो कॉस्ट है एक दूसरे के लिए, वो दूसरे के लिए क्या है? इनकम है। फिर ये हमने डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट देखा, तो डेप्रिसिएशन घटा दिया तो ये बन गया NDP-FC, और जैसे ही मैंने उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ दिया तो ये बन गया NNP-FC। अब देखो इसको पढ़ेंगे, अगर हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब हो गया फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। कि अब फाइनल वैल्यू है तो उसमें डेप्रिसिएशन भी जुड़ा होगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी जुड़ा होगा। इस बात को चाहे मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, वो बात पहले से उसमें मान ली जाएगी कि है। अब GDP-FC को मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर एक्सक्लूडिंग NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम को पढ़ूं तो क्या है? एक ऐसा टोटल, एक ऐसा आय जिसके अंतर्गत क्या इंक्लूड नहीं है? मूल्यह्रास और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं है। या इसको मैं वैसे पढ़ूं, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड NIT, जिसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी नहीं जुड़ा हुआ है और डेप्रिसिएशन भी नहीं जुड़ा हुआ है, मूल्यह्रास भी नहीं जुड़ा हुआ है। और राष्ट्रीय आय फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर एक्सक्लूडिंग, देखिए क्या क्या नहीं है इसमें? N है, इधर G है, इधर N है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं है। तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इधर फैक्टर कॉस्ट है, इधर मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब माइनस NIT, और इधर D है और इधर N है, तो इसका मतलब हो गया प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जिसके अंतर्गत मूल्यह्रास, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित नहीं है, किंतु विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय सम्मिलित है। तो ये चीज आज हमने देखी, नेशनल इनकम के बेसिक्स पढ़े, हमने GDP के बारे में जाना, हमने GNP के बारे में जाना। GNP क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर देखें D से N बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जुड़ जाएगी, मार्केट प्राइस से फैक्टर को बनाना है तो NIT घट जाएगा, ग्रोथ से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन घट जाएगा। अब कोई बोलेगा नेट से ग्रोथ पे जाना है तो डेप्रिसिएशन वापस जुड़ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस NIT हो जाएगा, और N से D पर जाना है तो प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हो जाएगा। ये गोला घुमाना दिमाग में आना चाहिए और ये लगन होनी चाहिए।
नींद कहाँ उनकी आंखों में, झुम तो धुन के मत वाले हैं, और गति की तृष्णा और भी बढ़ती है जब पाँवों में पड़ते छाले हैं। तो इस अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। और मैं इसमें आपको एक छोटा सा गेम देखिए इधर, और उसमें देखते हैं कौन जीतता है। देखो, मुझे दिया है जीडीपी एमपी, क्लियर, और मुझे जाना है एन, या ले लो इधर जीएनपीएफसी पर। तो देखो इधर जी इधर जी, तो डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना, इधर डी है इधर एन है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड तो जुड़ेगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए तो जुड़ेगी, इधर मार्केट प्राइस इधर फैक्टर कॉस्ट है। तो भैया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कोई मुझे आंख बंद करके भी पूछे तो किसका फर्क है, एनआईटी का। ऐसे दिमाग में गोला आपको भी घुमाना है। और होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें बाकी लोगों में, ताकि मुझे इतना एंकरेजमेंट मिले कि मैं आप लोगों के लिए और बढ़िया क्लासेस बना पाऊं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको मेथड्स टू कंप्यूट नेशनल इनकम पर लेके चलूंगा, और बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के आरएएस और बाकी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, मेथड्स के साथ। और दूसरी बात, आप चैनल पर देखेंगे तो उसमें क्लास 11, 12 एलएलबी की भी क्लासेस काफी हैं, तो अपने भाई बहन और जो भी मित्र हैं सबको आप इसे शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।